नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में आप सभी से मिलने आए हैं हमारे ऐसे अतिथि जिनके पास जाना या जिनकी सेवाएं लेना हालांकि अच्छा तो नहीं होता, लेकिन इतना जरूरी है कि अगर जरूरत पड़े और इनकी सेवाएं सही समय से मिले तो ये लाभ जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नवरोज कपिल, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और ये बात हम सभी समझ सकते हैं कि जरूरत के समय जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और सही इलाज, सही उपचार हमें मिलता है तो कितना बड़ा लाभ वो होता है। डॉक्टर नवरोज, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। जैसा कि हमने आपके इंट्रो में कहा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी परेशानी में होते हैं तो वो वक्त तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशानी का वो समय होता है, लेकिन सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाना और इलाज हो जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल होता है। तो ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी शल्य चिकित्सा आपने की है, सर्जरीज आपने की हैं, तो क्या कहेंगे कौन सी सर्जरी ज्यादा मुश्किल होती है, बड़ी हड्डी की या छोटी हड्डी की? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी सर्जरी में ज्यादा मुश्किल होता है जी। ये आपकी एक्सपर्टी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्जरी ज्यादा कर रहे हैं। अगर मैं ज्यादा ट्रॉमा सर्जरीज कर रहा हूँ, बड़ी हड्डी को फिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही आसान काम हो जाता है जी। और अगर मैं ज्यादा घुटने बदलने की सर्जरीज कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप कौन सा काम ज्यादा कर रहे हैं वो एक बराबर ही रहता है। जी। जैसे मेडिकल फील्ड में भी अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता होती है, ऐसे जो सर्जरी है उसमें भी होती है, तो आमतौर पर आपने ज्यादातर कौन सी सर्जरी की है? मैंने ज्यादातर घुटने बदलने वाली, दूरबीन से ऑपरेशन करने वाली और कंधे की सर्जरीज जो है वो ज्यादातर की है। जी। ऐसा कहते हैं कि ये दोनों ही सर्जरी बहुत मुश्किल होती है। घुटने क्योंकि सारे शरीर का वजन उठाते हैं तो आमतौर पर बड़ी उम्र में इस तरह की जरूरत पड़ती है, और कंधे की सर्जरी जो है वो इसलिए मुश्किल होती है कि उसको अंग को आराम तो मिल नहीं पाता, बार बार हाथ हिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत में अक्सर बुजुर्ग जो हैं उन्हें किस तरह की सर्जरी से गुजरना पड़ता है? भारत में जो ज्यादातर बुजुर्ग हैं, देखा जाए तो डिपेंड करता है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, हर श्रेणी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप पहाड़ तो उनको कमर की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएं तो उनको ज्यादा वेट होने की वजह से घुटनों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और जो लोग ज्यादा हाथ से काम करते हैं उनको शोल्डर की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और ये भी उम्र के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको हो सकता है शोल्डर की प्रॉब्लम ज्यादा है, या आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो गई तो हो सकता है आपको नी की प्रॉब्लम हो जाए। तो किस तरह की आप स्पोर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। तो इस तरीके से है। बुजुर्गों को अक्सर हम देखते हैं कि एक शिकायत आती है बढ़ती उम्र के साथ कि वो कहीं फिसलन है, अगर वहां गिर गए और कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई। ऐसे में क्या सुझाव आप देंगे, किस तरह की चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नॉर्मली जब उम्र हमारी बढ़ती है और खासकर फीमेल पेशेंट्स पे जब उनका मीनोपॉज हो जाता है, उनकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, और 70 साल की उम्र के बाद इवन मेल्स की भी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। खासकर जो अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनमें वैसे भी हड्डियां कमजोर होने के लक्षण बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जब तक हड्डी नहीं टूटती तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें लगता है कि हमें क्यों जाना है, फालतू की दवाइयां लिख देंगे। लेकिन जब आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, डॉक्टर आपका डेक्सा स्कैन करवाएगा, बोन मैरो डेंसिटी देखेगा, तो आपका पता चल जाता है कि आपकी फ्रैक्चर का रिस्क कितना बढ़ सकता है। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है। इवन फॉर फीमेल्स हम कुछ हार्मोनल थेरेपी शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हम फ्रैक्चर का रिस्क प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी हड्डियों को ऑलरेडी मजबूत रख के। जी। भारत में अगर हम देखें जो सर्जरी का सिनेरियो है, अभी भी जो रीढ़ की हड्डी है वो सर्जरी बहुत महंगी और जटिल मानी जाती है। तो आप विश्व स्तर पर अगर तुलना करें तो इसे कहाँ पाते हैं और क्यों है ऐसा? देखिए, हमारे भारत में मोस्टली लोगों का इंश्योरेंस नहीं है। स्पाइन सर्जरी में मोस्टली इम्प्लांट्स यूज करने पड़ते हैं, जो इम्प्लांट्स कुछ महंगे आते हैं। अगर आप अच्छा लोगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा रहता है, और कुछ इम्प्लांट्स हैं जो सस्ते मिलते हैं। लेकिन हर आदमी चाहता है एक ही बार करवाना है तो अच्छी चीज हो। दूसरी बात क्या है कि स्पाइन सर्जरी के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो माइक्रोस्कोप आते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे लोग स्पाइन सर्जरी नहीं करते हैं। स्पाइन सर्जन बहुत कम है, सर्जरीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसका एक जो है प्राइस ज्यादा है। जी। जब कभी सर्जरी होती है, इम्प्लांट्स की आपने बात की, तो इम्प्लांट्स के बाद सेप्टिसीमिया बहुत इसका एक जोखिम बना रहता है, डर बना रहता है। तो क्या करना चाहिए पेशेंट को जिसकी बॉडी में इम्प्लांट हुआ है? देखिए, यूजुअली हम कुछ तो इमरजेंसी में इम्प्लांट्स डालते हैं जो कि ट्रॉमा केसेस में हो गया। कुछ होते हैं इलेक्टिव सर्जरी, जैसे घुटना
घुटना बदलना हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, पेशेंट 4 साल से वैसी दर्द में, उसमें कोई इमरजेंसी नहीं है कि मैं जाके घुटना बदलूं उसका, उस केस में हम उनकी शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि उनके शरीर में जब हम सर्जरी करने जा रहे हैं उस टाइम कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इवन दांत की इन्फेक्शन भी है तो भी हमें सर्जरी नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे हमें रुक जाना चाहिए। अगर कोई मान के चलिए कोई फॉलिकुलाइटिस टाइप आपको स्वेलिंग भी है तो भी हमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं तो आप उनको बताएं कि सर मुझे ये इन्फेक्शन है, तो वो उसको देखकर आपकी सर्जरी डिले कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो दूर से आते हैं और अगर हम उनको बोल दें कि आपकी आज सर्जरी नहीं कर सकते तो वो हताश हो जाते हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया, हम ये सर्जरी करवाने आए थे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए ये उनके बेहतरी के लिए है। अगर आपका HbA1c जो कि 3 महीने की शुगर की एवरेज 8 से ज्यादा है तो आपको रुक जाना चाहिए, आपको इलेक्टिव सर्जरीज में नहीं जाना चाहिए। अगर इमरजेंसी सर्जरी में आपके इम्प्लांट डला है तो खुराक अच्छी रखनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। शराब पीते हैं तो उसको थोड़ा टाइम छोड़ देना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग को भी थोड़ा टाइम अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका वुंड हील हो जाए। जी, तो डॉक्टर नवरोज आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और बहुत सारे मरीजों को आप देखते हैं सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद भी। अक्सर एक बात हम आमतौर पर सुनते हैं, छोटे बच्चों के बारे में सुना जाता है कि कंधा उतर गया, या कई बार खिलाड़ियों के बारे में सुनते हैं कि मांस फट गया। तो ये हड्डी टूटने से अलग कैसे है? देखिए, जो कंधे का जोड़ है उसमें ज्यादातर रोल मांस का है। उसमें हड्डी एक तरह से आप गोल्फ खेलते हैं तो गोल्फ बॉल जैसे उसके ऊपर पड़ी होती है, उसमें इट कैन इजीली मूव। वैसे ही कूल्हे का जो जोड़ है उसमें हड्डी की ज्यादा सपोर्ट है। हड्डी उसमें एक बॉल एंड सॉकेट की तरह काम करती है, लेकिन इसमें जो सॉकेट है वो बहुत छोटा होता है। कवरेज ज्यादातर आपको सॉफ्ट टिश्यू देते हैं। अगर आपका एक बार कंधा उतर गया है तो वो जो मांस है वो साथ में टूटा हुआ है, तो उस तरीके से आपकी जो सपोर्ट है वो चली जाती है। तो ये हड्डी टूटने से काफी अलग हो जाता है। इसमें मांस को ठीक करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस सर्जरी से डरते हैं। उनको लगता है कि हम शायद बच जाएंगे इस सर्जरी से। लेकिन अगर आपका 2 से ज्यादा बार कंधा उतर गया है तो आपके लिए एक हो गया है कि आपको कंधे की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो कभी मुश्किल समय में आपका कंधा निकल जाएगा, और जितनी बार कंधा निकलता है उतनी बार हड्डी घिस जाती है, तो फिर वो मांस का रिपेयर करना हमारे लिए कारीगर नहीं रहता, तो हमें वहाँ हड्डी काट कर लगानी पड़ती है। जी, यानी जिस हिस्से का मांस फटा है उस हिस्से की हड्डी पर भी प्रभाव उसका पड़ेगा। जी। अगर हम बात करें भारत में विकलांगता की, ऐसे में जयपुर फुट जो है एक विकल्प है। आप ये बताइए कि भारत में अभी हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और शुरुआती तौर पर बच्चों को अगर किसी भी तरह का डिसफॉर्मेशन है उनकी हड्डियों में और बिल्कुल बचपन से अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं चाहूंगी कि आप दोनों पक्षों के बारे में बताएं कि बचपन में किस तरह से कोई अगर समस्या है अंग टेढ़े होने में तो वो कैसे हड्डी से जुड़ी है, कैसे उसको ट्रीट किया जाए, और बड़े होने पर अगर जयपुर फुट या कृत्रिम अंग लगाने की नौबत आती है तो उस बारे में क्या सुविधाएं हैं? देखिए, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मेशंस होती हैं, जिनमें हम क्लब फुट बोलते हैं जिसको, दूसरा हमारा DDH डिसलोकेशन ऑफ द हिप होता है। ये सब चीजें अगर बचपन में जल्दी हम चले जाएं डॉक्टर के पास तो इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। इनकी सर्जरीज बनी हुई हैं, वो आराम से कर सकते हैं। इवन जो क्लब फुट है वो बहुत ज्यादा भारत में पाया जाता है। उसमें अगर हम स्टार्टिंग में चले जाएं तो उसमें 3-4 महीने प्लास्टर से इलाज हो जाता है उसका। उसके बाद हम कुछ टाइम ब्रेस रखते हैं जिसको आपको रेगुलरली फॉलो करना होता है और वो बाद में रेकरेंस नहीं होता। और दूसरी बात करी जाए, जैसे आपने बात करी है जयपुर फुट की, वो चीजें हम लगाते हैं जब हमें एम्पुटेशन करनी पड़े। तो एम्पुटेशन करने के बाद हम जयपुर फुट ऐसी चीजें यूज करते हैं। और इसमें और भी टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी, जैसे किसी की बाजू कट जाए या पूरी टांग कट जाए तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कुछ प्रोस्थेसिस आते हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं, वो डालकर उनको बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। आपने बहुत सारे एथलीट्स देखे होंगे जिनका अब नी एम्पुटेशन हो रखा होता है, जिनकी घुटने के ऊपर से हड्डी काट दी जाती है या घुटने के नीचे से काट दी जाती है, लेकिन उनको स्पोर्ट्स करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आती। जी, पैरालंपिक में दिव्यांगजन कई बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वो बहुत सारे अच्छे प्रोस्थेसिस जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी वजह से ठीक रहता है। पेशेंट को जरूर स्टार्टिंग में लगता है कि मैंने एक अंग खोया है, लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट की एक ही हड्डी की बहुत सारी बार सर्जरी हो चुकी होती है और वो बार बार करने पे भी ठीक नहीं हो रही, तो उसमें भी हम कई बार उसको एम्पुटेशन का ऑप्शन देते हैं कि आप ये करवा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा बाद में। जी डॉक्टर नवरोज, हम जब स्कूल में थे तो हमें कुछ वर्कशॉप्स करवाई जाती थी जिसमें प्राथमिक चिकित्सा का भी एक विकल्प होता था और ये बताया जाता था कि कभी अगर किसी की हड्डी टूटे तो सबसे पहले तो उसे छूना है या नहीं छूना है और कैसे बांधना है। तो क्या महत्व है इसका? आप क्या कहेंगे कि शुरुआती दौर पर बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए या ये प्रक्रिया इतनी जटिल होती है हड्डी टूटना, उससे दूर ही रहना चाहिए? क्या सुझाव आपका है? मेरे हिसाब से बच्चों को इस चीज की एजुकेशन मिलनी चाहिए। जी, पहली बात तो जब कोई भी चोट लगती है वो घबरा जाते हैं,
तो उनकी घबराहट दूर करने के लिए उनसे चीजें डिस्कस होनी चाहिए कि ऐसे होगा तो कैसे करना है। अगर उनको 1-2 बार हम आगे करके देके जाएंगे तो उनकी घबराहट भी बंद हो जाएगी और ऐसे मुश्किल टाइम पे वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। इसमें हमें जब भी चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, तो वेस्कुलर इंजरी का कुछ खतरा रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना उस टाइम पे, हमें कुछ उसकी हड्डी को बांध देना चाहिए, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक 2 जॉइंट जो कवर हो जाए, इस तरीके से उसको सपोर्ट दे देनी चाहिए। जो भी आपको मिले, कोई हार्डबोर्ड मिला उससे ही चाहे आप उसको कॉटन पैड से रोल करके थोड़े टाइम के लिए बांध दो। उसकी अगर टांग की इंजरी है, हाथ की इंजरी है, तो उसको थोड़ा एलिवेट करके रखो और बर्फ से सिकाई करवाए। और ये सब करते हुए आप उनको इमरजेंसी फटाफट लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेशेंट भी पेन फ्री रहता है इतने टाइम में। जी, आमतौर पर हम 2 शब्द सुनते हैं अपने आसपास, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर। तो क्या इसमें अंतर है और कब कब जरूरत पड़ती है इसकी? देखिए, कच्चा प्लास्टर जो होता है उसके एक साइड पे हार्ड लेयर रहती है और एक साइड पे सॉफ्ट पट्टी रहती है। और पक्का प्लास्टर जो है उसमें दोनों साइड पे मतलब पूरा सर्कमफ्रेंशियल हार्ड लेयर रहती है। ठीक है, जब भी पेशेंट को स्टार्टिंग में चोट लगती है और डॉक्टर को लगता है कि इसमें सूजन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हम कच्चा प्लास्टर देते हैं, क्योंकि जब पक्का प्लास्टर लग जाता है और उसके नीचे सूजन आए, खून का दौरा कम होने से प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हमने देखा है गांव गली से लोग पक्का प्लास्टर जो है वो लकड़ी से बांधकर एक टाइट लगा देते हैं कि इससे हड्डी सीधी रहेगी, पर उससे हमने प्रॉब्लम देखी है कि उनका खून का दौरा बंद हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उस केस में अगर पेशेंट जल्दी हमारे पास रिपोर्ट ना करे तो उसका वो हाथ काटना भी पड़ जाता है। जी, तो इसलिए उनको मोस्टली हम जब पक्का प्लास्टर लगाते हैं तो ये बात जरूर समझाते हैं कि अगर आपको लगे बहुत तेज दर्द होने लग गया है, उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं, नीली पड़ गई हैं, पीली पड़ गई हैं, या फिर बहुत तेज झंझनाहट आ रही है, तो आप तुरंत आएं और प्लास्टर खुलवा लें। खुलवाने से दर्द जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपको जो आने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। जी, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी की। तो डॉक्टर नवरोज, जब आप यहाँ हमारे साथ हैं तो हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब दिव्यांगजनों की सर्जरी होती है और स्पोर्ट्स सर्जरी भी जब होती है स्पोर्ट्स इंजरी के बाद, तो क्या वो अंग बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है? दिव्यांगजनों के केस में क्या वो अंग बिल्कुल सामान्य अंग की तरह मजबूत हो जाता है? तो ये सर्जरी कितने % सक्सेसफुल है? देखिए, दिव्यांगजनों में हमें देखना पड़ता है कि उनकी नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस हैं CTEV के, है ना, जिसमें बचपन में सेरिब्रल पाल्सी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, जिनमें उनके बचपन में थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और थोड़ा सा उसके बाद उनके हाथ पैर थोड़े जो है वो टेढ़े होने लग जाते हैं। उसमें हम उनको उस तरीके से सर्जरी प्रेफर करते हैं कि ये अपना काम कर पाए। हम ये नहीं बोल सकते कि आप भागने लग जाओगे, कम से कम चेयर पे बैठ पाएंगे। ऐसे तरीके से हम उनको सर्जरी ऑफर करते हैं कि उनकी पहले कंडीशन क्या है और बाद में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। अगर आप बोलिए कि कोई बहुत ज्यादा भागने लग जाएगा उसके बाद, तो वो पॉसिबल नहीं होता। और बात रही स्पोर्ट्स इंजरी की, जिसमें पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव थे, बहुत ज्यादा मोबाइल थे, लेकिन खेलते टाइम उनको चोट लग गई। उन केसेस में हमारी सर्जरी के साथ साथ उनका रीहैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनकी जो फिजियोथेरेपी वो करवाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवली होनी चाहिए, और उसके बाद वो मोस्टली प्लेयर्स जो है हमारे बैक टू बेसिक्स आ जाते हैं। जी, तो हमने स्पोर्ट्स इंजरी की बात की और सामान्य जो सर्जरी होती है उसकी बात भी की। अब बात करते हैं आपकी। आप ये बताइए कि जब आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे होते, कोई सर्जरी जब आप नहीं कर रहे होते, तब आप क्या करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है। मैं लिखना और गाना मतलब मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अगर मैं डॉक्टर ना होता तो शायद आज एक म्यूजिक में जरूर गया होता। वो सक्सेसफुल होता नहीं बता सकता। जी। तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं और आपका दूसरा एक पैशन है, दूसरा जो है वो प्रोफेशन है। ये बताइए दोनों चीजें कनेक्ट कैसे होती हैं? देखिए, दोनों चीजें इस तरीके से कनेक्ट होती हैं कि जब भी मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ, सबसे पहले मैं म्यूजिक अपना जो पसंदीदा है और पेशेंट जो चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली चूज करता हूँ। उससे क्या है कि एक तो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, मुझे बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इट्स ऑल फोकस्ड। और दूसरा पेशेंट के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। वो पेशेंट जब कोई पसंदीदा म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो उनको थोड़ी बहुत पीड़ा जो है वो निग्लेक्ट हो जाती है। बाकी ऑर्थोपेडिक्स में क्या है कि थोड़ा जोर का काम ज्यादा है, अंदर आवाजें बहुत आती हैं क्योंकि हमें हैमर और सॉ इन सब चीजों से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो म्यूजिक से उसको घबराहट नहीं होती, वो अपना ध्यान म्यूजिक की तरफ कर लेते हैं और हम अपना ध्यान काम की तरफ कर लेते हैं। जी, डॉक्टर नवरोज कपिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमने बात की डॉक्टर नवरोज कपिल से, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा श्रीनाथ दीक्षित का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।